चैप्टर शुरू करें। बायोलॉजी का आज दूसरी क्लास। बायोलॉजी की आज कौन सी क्लास है? दूसरी। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा। आइए देखते हैं। सेल का कुछ हमारे पास कॉमन थॉट है। कोशिका के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सेल, सेल वॉल, सेल। और जिस झिल्ली में कोशिका, सबसे पहली झिल्ली जिसमें कोशिका के सारे अंगक बंद होते हैं या कोशिका खुद पैक होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को कोशिका भित्ति, जो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। उसके बाद अंदर की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। पायल तो क्या अलगे से कथा सुने का एक बड़ी है। चलिए, यह किससे बनी है बाबू? ये हमारे पास क्या है? ऊपर की परत, इसको लिखते हैं सेल वॉल। अंदर वाली को क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत है क्या? अभी तो हमने इसको पढ़ लिया है तो पूरा डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हमने अगली चीज क्या पढ़ी थी? अगर आप लोग बैक जाके मुझे कुछ याद दिलाएं, क्योंकि है तो और बहुत सारे अंग बचे पड़े हैं, तो हमने और कौन सारी चीजें पढ़ी थी बस बताइए। माइट्रोकॉन्ड्रिया, याद रखिए, इसके बीच में एक और अंगक बनाते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। एम फॉर माइट्रो। क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर दो दीवारें थी? माइट्रोकॉन्ड्रिया की दो दीवारें थी। माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या काम था बाबू? माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम था ऊर्जा बनाना, एनर्जी निर्माण करना, एटीपी में ऊर्जा संचित कराना। समझ में आई बातें? और क्या काम था? O2 का संचयन, मतलब कि क्या चीज? कोशिकीय श्वसन का काम। किसका श्वसन का काम? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन लेना। समझ में आई बातें? दो बात समझ में आ गई, दो बात समझ में आ गई। एक तो हमने क्या पढ़ लिया? बाहर की अंदर की दीवार। दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते थे हम लोग? क्रिस्टी। क्या कहते थे? क्रिस्टी। और जिस माध्यम से मेरे बच्चों माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या बनाता था? ऊर्जा, उसे कहा जाता था क्रेब्स साइकिल। क्या कहा जाता था? क्रेब्स साइकिल। अच्छा, क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने। वैज्ञानिक का नाम था किसने किया था? क्रेब्स ने। बल्कि मेरे बच्चों एक बात बताइए कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन। मेरे बच्चों एक बात बताइए, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। याद रखेंगे, छोटी चीज को अंदर से निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हुक का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हुक का। तो इसलिए एक बार और रॉबर्ट आएंगे, पर वो होंगे रॉबर्ट ब्राउन। आएंगे एक बार रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन हम याद रखेंगे ये रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका को खोद के निकाला था। उसके बाद मेरे बच्चों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो लियोन हॉक। एंटोनियो लियोन हॉक। उसके बाद इन सभी के बारे में, कोशिका के बारे में बताने वाले दो लोग थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। तो क्या हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चल गया? माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमने गाल्जी बॉडी भी पढ़ी थी। क्या? गाल्जी बॉडी। एक बात बताइए, गाल्जी बॉडी क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा का परिवहन। बात समझ में आई क्या? किसका परिवहन करना है मेरे बच्चों? ऊर्जा का परिवहन। बात समझ में आई? ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गाल्जी बॉडी। शरीर के जिस अंग में भी ऊर्जा की कमी होती है उसका परिवहन कौन कर देता है? गाल्जी बॉडी। कौन परिवहन कर देता है? गाल्जी बॉडी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल को रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी। पानी का स्टोरेज करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? सवाल कहेगा, कौन सा अंगक जंतु कोशिका में के उपक्ष, जंतु कोशिका के अतिरिक्त पादप कोशिका में बड़ी होती है? कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका के सापेक्ष या जंतु कोशिका के अलावा पादप कोशिका में क्या होती है? बड़ी। कौन सा अंगक होगा? वैक्यूल। एक बात बताइए, पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता है कि हम लोगों को? पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता है। यूकेलिप्टस एक दिन में करीबन 400 से 500 लीटर पानी सोख लेता है। यूकेलिप्टस क्या है? सफेदा। यूकेलिप्टस क्या है? सफेदा। सारे पेड़ को हमसे ज्यादा पानी चाहिए, हमसे ज्यादा पानी चाहिए, सभी पेड़ को।
हमारे शरीर में पानी का एक लेवल होना चाहिए, कितना परसेंट है पानी, 70%, 71%। लेकिन पेड़ पौधों को जितना विकास होगा ना, उतना हर एक क्षेत्र में उन्हें पानी ही चाहिए। क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। पत्तियां तोड़ेंगे उसमें नमी, उसको चीरेंगे उसमें नमी, सब चीज में नमी ही पाई जाएगी। और उसको वृद्धि और विकास करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पानी। बिना पानी के कोई पेड़ पौधा जीवित रह सकता है क्या? नहीं, कोई जीव, हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हमारे शरीर में पानी का एक स्थित लेवल है, एक मुख्य लेवल है, जिसके ऊपर नीचे की जरूरत नहीं। नीचे आएगा तो प्यास लगेगी, ऊपर आ जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, बराबर आ जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी। समझ में आई बात है? लेकिन पेड़ पौधों को क्या चाहिए बाबू? ज्यादा पानी। इसलिए हम लोगों के अपेक्षा पेड़ पौधों में वैक्यूल्स, जो रसदानी होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? इतना तक कि बारिश के मौसम में पीपल उपल के डंठलों को तोड़ोगे ना, तो उसमें से पानी डायरेक्टली चूने लगेगा। समझ में आई बात है? डायरेक्टली पानी चूने लगेगा। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, वृक्ष बाबू ना, जो हद से ज्यादा पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने केशिकाओं में। और वो वैक्यूल्स ना, उनका मोटा वैक्यूल्स होता है। जो जंगल में रहते हैं, जिस जंगल में पानी की संख्या नहीं होती, बहुत सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं ना, वो लोग टहनियों को काट देते हैं। और टहनियों के काटने के बाद उसको जब सीधा खड़ा करते हैं ना, तो सारा पानी क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है। इतना तक कि कुछ चाइना में बैम्बूज भी पाए जाते हैं, जिसके बीच में, बैम्बूज के बीच में गैपिंग होता है कि नहीं होता है? उस गैपिंग में पानी भर जाता है, वहां से लोग स्टोर करके पानी पीते हैं। कहते हैं यह पानी पूरी तरह से मेरे बच्चों सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यह पानी किससे निकला है? पेड़ पौधों से। और आपको भी मैं तो बताऊं कि पानी जो एक्चुअल में पानी होता है, मिनरल वाटर, जिसका पीएच मान 7 होना चाहिए, वो पानी सारे पेड़ पौधे दे सकते हैं। इसे एल्कलाइन वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर है क्या मेरे बच्चों? पानी को थोड़ा सा कैसा बनाने के लिए, शरीर के पीएच मान के बराबर बनाने के लिए, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? क्षारीय बनाना पड़ेगा। क्षारीय की अम्लीय? क्षारीय। क्या बनाना पड़ेगा? क्षारीय। समझ में आई बात है? इसीलिए जब भी पानी वानी पिए, अगर जिसको टाइम है या करने के लिए, तो एक शीशे का जार ले, थोड़ा सा खीरा काट के डाल दे। शीशे का जार समझ रहे हैं? पानी पीने वाला शीशा का आता है जार, है ना? खीरा काट के डाल लें, थोड़ा सा कच्ची हल्दी डाल लें, पुदीना डाल लें, सब कुछ डाल के छोड़ दे रात भर। सुबह जब उसको पिए तो छान के उसको पी ले। वो पूरी तरह से प्योर एल्कलाइन वाटर बनेगा, जो आपके शरीर के जैसा होगा। समझ लीजिए कि आपके लिए अमृत, प्योर अमृत। कड़वा लगेगा हल्का सा, लेकिन प्योर अमृत है। सोच लो कि जिसको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो, कैंसर ना झेलना पड़े, उसे एल्कलाइन वाटर हमेशा पीना पड़ेगा। कभी भी कोई भी डिजीज नहीं होगा। समझ में बात है? इतना प्योर है। तीन स्थितियां होती है। आइए आगे चले। वैक्यूल्स हो गया, और कौन सा अंग हमने पढ़ लिया था? हाँ, सेंट्रोसोम। क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रोसोम। क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम था बताइए? कोशिका। सेंट्रोसोम पढ़ाए थे ना? सेंट्रोसोम पढ़ाए थे ना? सेंट्रोसोम का कार्य क्या था मेरे बच्चों? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। हमने कहा सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा? सबसे कम ब्रेन में, सबसे ज्यादा पेट में, सबसे कम ब्रेन में। क्या अधिक कोशिका विभाजन होना ठीक है? अधिक कोशिका विभाजन होना ठीक नहीं है। अधिक कोशिकाएं बनना ठीक है? नहीं। हद से ज्यादा कोशिकाएं जब बनेंगी मेरे बच्चों, तो उसी अधिक कोशिका बनने को क्या कहते हैं? कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। आप ही सोचिए ना कि द्वार में दरवाजा लगा रहे हैं, द्वार पे दरवाजा गड़बड़ लगा दीजिए, बंद होगा जी? नहीं, कोशिका कहीं बंद हो गई, अपने तो बड़बड़ करेगा, दूसरे अंग को भी क्या करेगा? परेशान करेगा। दूसरे अंग को भी क्या करेगा? परेशान करेगा। कौन सी कोशिका कैसे बढ़नी है, कितना बढ़नी है, वो सब सही होना चाहिए। इतना तक कि हड्डी भी मेरे बच्चों कोशिकाओं से बनी है, मांसपेशी भी कोशिकाओं से बनी है। मांसपेशी की टोटल हड्डियां कितनी होती है? मांसपेशी की संख्या कितनी होती है शरीर में? 639। 600, 639, 639 से याद रख कर लेंगे। 600 कितनी होती है? 39, 639। टोटल हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। समझ में आई बात है? 639। समझ में आई बात है? 649 अगर आपको लगता है तो एक बार सर्च मारिएगा आप लोग, ठीक है ना? मेरे हिसाब से 639 है और यही सही है। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। जिस भी शरीर के अंग में सेंट्रोसोम ज्यादा होगा बाबू, वहां पे कोशिका विभाजन होगा। इतना तक कि मेरे बच्चों, इसी का काम है नई कोशिका बनाना। इसी का काम है क्या चीज? नई कोशिका बनाना। इसी का काम है क्या चीज बाबू? नई कोशिका बनाना। बिना इसके शरीर में नई कोशिका की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। क्या हमें नई कोशिका चाहिए?
बिल्कुल चाहिए। शरीर हर 14 दिन बाद नवनीकृत होता है। हर 14 दिन बाद क्या होता है मेरे बच्चों? नवनीकृत। नवनीकृत का मतलब नया बनता है। क्या बनता है? नया। इसलिए हमें क्या चाहिए? पुरानी कोशिकाएं डेड कर जाती है तो नई कोशिका के ऊपर की परत फिर से आ जाती है। इतना तक कि हमारे कोशिका में, हमारे ब्लड में जो सेल होता है ना, आरबीसी जिसे बोला जाता है, उसका भी जीवन काल 120 दिन ही होता है। पर 120 दिन में जो सेल मर जाते हैं उसके स्थान पे नए सेल, नए आरबीसी जन्म ले लेते हैं। समझ में आई बातें? और ये सही रिसाइकल बार 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 चलता रहता है। इतना तक कि डब्ल्यूबीसी भी मरेगा, व्हाइट ब्लड सेल भी मरेगा, उसका भी जीवन काल मुख्य होगा। जितनी भी चीजें बनी है बाबू, हर चीजें किससे बनी है? कोशिका से। क्योंकि शरीर का अगर रूल्स कहता है कि सबसे पहले क्या बनेगा? कोशिका। क्या बनेगी बाबू? कोशिका। कोशिका कोशिका बनने के बाद कोशिका क्या बनाएगी? ऊतक। क्या बनाएगी? ऊतक। ऊतक क्या बनाएगी बाबू? ऑर्गन मतलब, ऑर्गन मतलब अंग बनाएगी। क्या बनाएगी? अंग। और अंगों से किसका निर्माण हो जाएगा? शरीर का। ठीक ना? हम शरीर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद ऑर्गन के बाद मेरे बच्चों ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो शरीर बनेगा। ठीक ना? तो ऑर्गन सिस्टम कर देंगे या फिर डायरेक्ट और शरीर कर देंगे। ठीक ना? बॉडी। तो इस तरह से मेरे बच्चों क्या बनता है? शरीर का निर्माण। सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, अंग में ही मांसपेशी आ जाएगी, अंग में ही मेरे बच्चों हाथ पैर सब आ जाएगा। समझ में बात है? और सब कुछ जब एक साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगी? शरीर। शरीर कैसे बनता लिखा था बाबू? यही सही है। ठीक। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी 4 चीजें पढ़े थे ना? लाइसोसोम भी पढ़े थे। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका के आत्महत्या की थैली। कोशिका के आत्महत्या की थैली। मेरे बच्चों, इसका मतलब अगर शरीर के किसी भी अंग का, कोशिका के किसी भी पार्ट का काम नहीं किया जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो यह क्या करेगा कि उसको डेड कर देगा। या फिर कोशिका ही कभी कभी मेरे बच्चों अपने आप में परेशान हो जाती है तो कोशिका को ही मारने का काम कौन कर देता है? लाइसोसोम। समझ में आई बात है? इसमें मेरे बच्चों एक तरह का अम्ल पाया जाता है। अम्ल का क्या नाम है बताओ? हाइड्रोलैक्टिक एसिड। यही है ना? सेंट्रोसोम के का नाम है बाबू लाइसोसोम में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एसिड नहीं, एंजाइम। एंजाइम ही पाचन करता है, एसिड तो गला देता है ना। तो हम कहेंगे कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। समझ में आई बात है? कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका को गलाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। गलती से कभी चोट लग जाती है ना तो लाइसोसोम ही क्या हो जाता है? फट जाता है। और लाइसोसोम फट जाता है तो अनिश्चित समय में कोशिकाएं डेड कर जाती है। तो उतना दूर की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? काली। क्या हो जाती हैं? काली। फिर धीरे 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 मेरे बच्चों नई कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को जन्म देने लगती हैं और उस काले के स्थान पे मेरे बच्चों डेड सेल बाहर आने लगती है और फिर से नई कोशिकाएं उसके स्थान लेने लगती है। फिर से वो स्किन धीरे 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 जो ब्लैकेट्स हुई थी वो कैसी हो जाएगी? फिर से अपने कलर में आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्टर, अब आप चाहेंगे बाबू कि टाइम ना लगे, ऊपर की परत हटा दें, नीचे की परत नई ला दें, स्किन लाएंगे, क्रीम लाएंगे, रूप श्रृंगार, सनलाइट, स्किन लाइट, फलाने लाइट, ढेकाने लाइट, चूना पोती है ना? चूना नहीं हो तो भाई बैटरिया में डालने वाला तेजब वो ठीक है, ब्लीच लगाइए, ब्लीच भी काम करेगा। आइए, न्यूक्लियस भी पढ़े थे। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग। कोशिका में कौन सा काम किसे करना है, कैसे करना है, सारा इंफॉर्मेशन इसी के पास है। सारा इंफॉर्मेशन इसी के पास। एक बात बताइए, हमारे पास ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम नई कोशिका बनाएगा। सेंट्रोसोम क्या करेगा? नई कोशिका बनाएगा। मेरे बच्चों एक बात बताइए, नई कोशिका बनाएगा तो हड्डी भी कोशिका से बनी है, मांसपेशी भी कोशिका से बनी है, ब्लड भी कोशिका से ही बना है। कौन सा कोशिका बनाना है उसे बताने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन बताने का काम करेगा? न्यूक्लियस। कौन सी कोशिका बनानी है बताने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन करेगा बताने का काम? न्यूक्लियस। पूरी तरह से न्यूक्लियस ही है वो जो बताने का काम करेगा कि कौन सी कोशिका तुमको बनानी है। वरना मेरे बच्चों मांस में हड्डी की कोशिका बना देगा, हड्डियों में मांस की कोशिका बना देगा, यह संभव नहीं है। मांस के साथ मांस की कोशिका, जैसी मांसपेशी होगी वैसी ही कोशिका का निर्माण कौन करवाएगा? न्यूक्लियस। किससे करवाएगा? सेंट्रोसोम से।
बात समझ में आई क्या? सारा इंफॉर्मेशन किसी के पास है, ब्रेन ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। समझ में आई बातें? तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी। आइए अगली चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। क्या नाम है इसका बाबू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आई बातें? हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। क्या बोलते हैं बाबू? अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक ना? जलिका होती है, जालिका, जालिका। बाबू ये है कैसा, इसकी संरचना क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना इसी तरह से पूरी कोशिका में भरी पड़ी होती है। इसी तरह से पूरी कोशिका में क्या हुई रहती है? भरी पड़ी रहती है, ठीक है? इसी तरह से, पूरी तरह से। एक हमको बात बताइए आप लोग, हमारे शरीर में अगर हड्डियों को बाहर निकाल दिया जाए, क्या हम लोग ऐसे खड़े रह पाएंगे? जोक को खड़ा करेंगे, जोक खड़ा हो पाएगा? केचुआ खड़ा हो पाएगा? रेंगी के चलेगा ना? हम लोग भी ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ाते आके। नहीं हड्डी होती तो हम ऐसे ऐसे पढ़ाते, आप लोग वैसे ऐसे सुनते। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, नहीं रहती तब। तो एक्चुअल में हमारे शरीर में पिलर का काम कौन करता है? हड्डी, बोन्स। उसी तरह से कोशिका को कोशिका का ढांचा देने के लिए कौन उत्तरदायी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतः प्रदत्त जलिका। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, कोशिका का कंकाल। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल। कंकाल इसलिए कहा जाता है बाबू ना, ताकि उसको खड़ा रखने का काम कर सके, कोशिका को ढांचा दे सके। कोशिका को क्या दे सके? एक ढांचा। ए बेटा, जिससे हमें यह पता चल सके ना कि कौन सी कोशिका किस चीज की है। सारे चीजों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन हर कोशिका का ढांचा अलग अलग। इसका मतलब उस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तय करता है कि कौन सी कोशिका का आकार कैसा होगा। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात ध्यान से सुनिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होता है। हमने दो कलर से भी रंगा है, दो कलर से रंगा है। हमने कितने कलर से रंगा है? दो कलर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने भाग? दो भाग। ठीक ना? यह वाला हमारे पास मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा है बाबू? मुलायम, जिसे स्मूथ कहा जाता है। SMOO, स्मूथ। और इस वाले को रफ कहा जाता है, ROUG। दो ठे हो गए, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आएगी? दो तरह से। हमने रफ और मुलायम क्यों कहा? एक तो खुरदरा रहेगा और एक तो कैसा रहेगा? चिकना। अच्छा, जिस पर तेल घी ये सब चीज लगाएंगे वो चिकना ही होगा, चिकना ही होगा ना? तो इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो किसका निर्माण करता है? वसा का। किसका निर्माण करता है? बात समझ में आई? वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में चर्बी भी कहते हैं, लेकिन हम उसको वसा कहेंगे। क्या कहेंगे? वसा। एक हमको बात बताइए बाबू, क्या हमारे शरीर में वसा का होना जरूरी है? यस सर, बिल्कुल जरूरी है। नहीं बाबू, स्टोरेज एनर्जी थोड़ी है वसा। लड़कियों में काहे नहीं एनर्जी भरी पड़ी रहती है। वसा में अगर मेल और फीमेल को बांटा जाए तो मेल में ज्यादा वसा पाई जाती है। हम मेल है।
देखिए सेम वेट का है बेटा, सेम साइज का एक पुरुष और एक स्त्री का वेट किया जाएगा ना तो पुरुष का वेट हमेशा ज्यादा होगा। हमारे साइज के किसी भी महिला का वेट करेंगे ना तो उसका वजन 60 किलो से ज्यादा का नहीं होगा, 60 केजी का। हमारा वेट कितना होगा? 78 केजी है। 78 केजी है मेरा वेट, पता नहीं चल रहा होगा देखने पे। 78 केजी है वेट, और 78 केजी किसी महिला का वेट ले लेंगे बाबू ना तो एकदम लगेगा अरे बाप हुआ। एक मोटा हाथी घूमने चला, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, बोला इधर आ, है कि नहीं? जैक का वेट होगा 45 टू 48, 51, 54 सही तो बताया हूँ, 51 तक बोला हूँ। 55 टू 51 बोला हूँ कि नहीं बोला? अरे आपका बाबू ज्यादा है, लगभग 60 केजी। हाँ, कपीस का वेट होगा 52 किलो। कितना? ठीक हो चलो। हाँ बाबू, बॉडी बॉडी फिटनेस देखो ना उसका। चलो ए बेटा सोचो, छोड़ो। वसा चाहिए हमें। देखिए वसा जब जितनी ए बाबू सुनिए, वसा जिसके भी शरीर में ज्यादा होगी ना वह उसका शरीर की स्किन चिकनी दिखाई देगी, स्मूथ दिखाई देगी, ठीक ना? महिलाओं में वसा ज्यादा, और वसा जिसमें ज्यादा होगी ना उसे ठंड भी थोड़ी कम लगेगी, ठंड भी थोड़ी कम। बात समझ में आई? शादी ब्याह में एक वाइफ और एक हस्बैंड अगर दोनों लोग जाएंगे ना ठंडी के मौसम में, हस्बैंड तुरंत कह देगा चल रे ठंडा लगा था, औरत एक का कपड़ा पहने रहेगी बाबू। आदमी पूरा जैकेट उकेट पहन के जाएगा, मेरा रू एक का कपड़ा पहने रहेगी यहाँ तक पूरा, और ऊपर से अभी खैले कहाँ ही हो लेके जाता हुआ हो कि ना, ठंडा आदमी सिकुड़ रहा है ना एकदम। ठंडा कब लगेगा? जब सब कुछ बीत बिता के घर आएगी, ठंडा मार देला हमके, बिहाने जब काम करेंगे पड़ जाएगी लगी खोखी आवे। समझ रहे हैं? ऐसा होता है वसा के कारण। मजाक की बात है, वसा कारण ऐसा नहीं होता है। ठंडी कम लगने का कारण सबसे ज्यादा क्या है? वसा। सुनिए मेरे बच्चों, जब शरीर बूढ़ा जाता है ना तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वसा की कमी। और वसा ही हमारे स्किन को पूरी तरह से क्या करके रखा है? पूरी तरह से स्मूथ करके फुला के अच्छी तरह से रखा है ना। और जैसे ही वसा शरीर में कम हो जाएगी उसी तरह से चमड़े क्या हो जाएंगे? लूज। चमड़े क्या हो जाएंगे? लूज। चमड़े को मुलायम और पूरी तरह से स्मूथ रखने का काम वसा कर रही थी, और जैसे ही वसा खत्म होगी ना बुढ़ापे में जात जात तो स्किन क्या हो जाएगी? पतली। दादी उदी को जाके ऐसे करेंगे चमड़ा तो पूरा सड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे जाएगा नीचे। बूढ़ दादी जिनकी उम्र 80-80 साल हो गई होगी ऐसे करेंगे स्किन ना, देखिए जैसे हमारी स्किन पकड़ा जाए छोड़ेंगे तुरंत चला गया नीचे। दादी उदी का नहीं होगा, ऐसे पकड़ के देखो झूल रहा है, हाई कुल झूल गया होगा, झुर्रियां आ गई होंगी, है कि नहीं? समझ में आई बात है? लड़कों में वसा की क्या होती है? कमी। लड़कियों में वसा की ज्यादा। इसलिए लड़के एकदम पूरी तरह से बकलोल सांड गधा ऐसे दिखते हैं, दानव, है ना? लड़कियों को ही पापा के परी से नवाजा गया है। बाप का मगरमच्छ तो कौन है? लड़के लोग। माँ का मगरमच्छ, बाप का तो भाई दाना होगा, है कि नहीं? ठीक है। दूसरी चीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रफ को देखा गया ना तो यह किसका निर्माण कर रहा था? प्रोटीन का। किसका निर्माण कर रहा था? किसका निर्माण कर रहा था? प्रोटीन। किसका निर्माण कर रहा था बाबू? लेकिन ये रफ क्यों था? जब इसको देखा गया ना तो एक खुदरी छोटी छोटी संरचना दिखाई दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों था यह जानने के लिए पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक किसका निर्माण कर रहा था? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता था? मानव शरीर को क्या प्रोटीन की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। प्रोटीन नहीं होगा तो क्या मेरे बच्चों सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर पाएगा? कोशिका विभाजन कर नहीं पाएगा। तो क्या कोशिका विभाजन करने के लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। कोशिका विभाजन करने के लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आवश्यकता है, बिल्कुल। लेकिन यह रफ था ही क्यों? खुदरा था ही क्यों? तो इस पर छोटी छोटी बिंदी बिंदी संरचना देखी गई जिसे बोला गया
राइबोसोम। राइबो क्या बोला गया बाबू? राइबोसोम। छोटी छोटी संरचना जो रफ पे थी उसे क्या बोला गया? राइबोसोम। क्या बोला गया बताइए? राइबोसोम। राइबोसोम की कोई प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब दोनों को इसलिए साथ लिखा ना क्योंकि ये खुदरी संरचना की वजह से प्रोटीन यही बना रहा था राइबोसोम, और किसकी उपस्थिति में? राइबोसोम की उपस्थिति में क्या बना रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा था। तो क्या कह देंगे इसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। फिटकरी नहीं वो फैक्ट्री। प्रोटीन की क्या कहा जाता था? फैक्ट्री। मतलब अब सुनिए बात ध्यान से। ए बेटा कनेक्टिव करिए, तो कनेक्ट करिए तो इसको एक दूसरे से, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम को। बात ध्यान सुनिए। शरीर में कई कोशिका की जरूरत है। कोशिका बनाने का इंफॉर्मेशन कौन देगा? कौन देगा मेरे बच्चों? फिर से बोलिए, कौन देगा? कौन देगा? न्यूक्लियस मतलब केंद्र, क्योंकि वही तो ब्रेन है, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। मदद कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रदत्त जलिका। क्योंकि क्या यह प्रोटीन बना रहा था? नहीं। इसको कोशिका विभाजन करने के लिए किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? बिना प्रोटीन का कोशिका विभाजन होगा क्या? हमने जब आपको पढ़ाया था सेंट्रोसोम, तो बताइए बच्चों में सेंट्रोसोम ज्यादा चाहिए? छोटे बच्चों को जल्दी बड़ा होना है। आप ध्यान से देखेंगे बाबू ना, लड़का जब माँ के गोद से निकलेगा ना, गर्भ से, तो छोटा होगा। एक आध 2 महीने तक छोटा ही लगेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद ना उसका विकास बहुत तेजी से होगा। और टेडी बियर है ना, सियरा सियरा सियरा, वो जो एक बैग रुई भर के तुरंत कोराना की एक बैग। नहीं बाबू, ऊ आकार नहीं। ऊ आकार को हम लोग कहते हैं ना दानव रूप, है ना। वो हमारे कुछ बच्चे हैं इस कोचिंग में, वो अपना समझ लेंगे। समझ में आई बात है? अब समझिए क्या चाहिए हमें। सेंट्रोसोम को अगर शरीर को विकास करना है, विभाजित करना है, कोशिका को नई कोशिका का जन्म देना है, तो मदद किसकी लेनी पड़ेगी? एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्या बिना इसके यह बढ़ा पाएगा कोशिका को? नहीं, क्योंकि कोशिका नई बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जिसमें किस कौन मौजूद हो? राइबोसोम। कौन मौजूद हो? राइबोसोम। अब एक क्या हुआ? अब समझिए बात को मेरे बच्चों। छोटे बच्चों में हमने कहा प्रोटीन क्या चाहिए? ज्यादा। माँ के दूध में प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा। अब वो 3 महीने तक तो नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर बोल देता है, अभी आजकल के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, 3 महीने मतलब बच्चों को अभी 1-2 हफ्ते तक दूध आपको पिलाना नहीं है। जब भी बच्चा पैदा होगा माँ के गर्भ से, तो अभी बोल देंगे 1 आध हफ्ते तक दूध उसको पिलाना नहीं है। मतलब बाहर का दूध लेकर आइए, बस अंदर का दूध नहीं पिलाना है आपका अपना, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन लगेगी, क्योंकि ज्यादातर अभी बच्चा सीजेरियन से पैदा हो रहा है, मतलब ऑपरेशन से। तो जैसे ही मेरे बच्चों बहुत सारी दवाई देंगे ऑपरेशन को सूखने के लिए, तो बोल देगा कि 1 हफ्ते तक दूध पिलाना। मेरे बच्चों पहले की डिलीवरी नॉर्मल होती थी, तो माँ का दूध शुरू से ही बच्चा पीता था। 3 महीने तक लगेगा छोटा है, लेकिन उसके बाद ना 3 महीने तक खाली क्या रोएगा, औजा उजा के रोएगा, कुछ नहीं करेगा, करता रहेगा उसमें। नहीं तो कुछ एकदम कुछ भी ना करो ना, ले लोगे इस पर रख दे, यहाँ पूरा जोर से एकदम चिल्लाएगा। 3 महीने बाद जान जाएगा कि हमको खुराक के लिए क्या चाहिए? दूध। और दूध वाला डब्बा को वो पहचान लेगा। दूध वाला डब्बा क्या करेगा? पहुंचा लेगा। बड़का डब्बा है कि छोटका, रोएगा। और जैसे ही दूधवा लेकर आएंगे ना, पूरा एकदम वैसे ही हिलाएगा, बड़ बड़ा पटकेगा, अब तो आ रहा है खुराकी। पी लेगा, जितना पिएगा उतना पिएगा, लगा के मुंह में छोड़ देंगे, पकड़ लेगा इस तरह, पिएगा पिएगा, पीते पीते सूद ही जाएगा। क्योंकि जब भरेगा यह, तो सारा पचाने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? ब्लड। ब्लड यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कम, दिमाग कहेगा आराम कर लो, ब्लड कहीं और गया है, सूझ जाएगा उसी में। समझ में आई बात है? ये स्थिति होती। लड़के को चाहिए प्रोटीन बढ़ने के लिए। जैसे ही बच्चा ना, सुनिए बाबू, जैसे ही बच्चा है बेटा 6 महीने का होगा ना, वैसे ही उसका विकास 3 साल तक बहुत तेजी से होगा। 3 साल तक बहुत तेजी से, उसके बाद हल्का सा रुक जाएगा। 6 साल बाद
और तेजी से विकास होगा। फिर कहाँ रुक जाएगा, 12वें साल तक जाके रुक जाएगा, 13-14 साल तक रुका रहेगा, लगेगा बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन 14 साल के बाद फिर बढ़ेगा 18 साल तक। समझ में आई बात है? और उस समय इतना तेजी से बढ़ेगा ना कि मेरे बच्चों ने दुबरा जाएगा, इतना तेजी से बढ़ेगा ना कि लकड़ी हो जाएगा। घर का मम्मी पापा कितनों खिया दिलाई तो दहिया ना धरा था, अरे दहिया कहाँ से धरा था, खिंचा था आवाज क्योंकि लायरिंग्स बढ़ेगी, लायरिंग्स चौड़ा होगी, आवाज लायरिंग से आती है, तो आवाज क्या हो जाती है, भारी। लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कों का गर्दन मोटा होता है, लड़कियों की गर्दन कैसी होती है, सुना ही होगा, सुराहीदार गर्दन, है ना, एकदम टिटीरी जैसे टे टे बोलेंगी सब। तो ये सब शारीरिक विकास के रूप है। एक बात बताइए, हे बेटा इधर देखिए आप लोग, क्या लगता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम में दो तरह की प्रोटीन होते हैं। कितने तरह के प्रोटीन बाबू, राइबोसोम में दो तरह की प्रोटीन, एक तो होता है एटीएस, एक तो होता है क्या चीज, क्या क्या पढ़ा रहा है बाबू, चित्र से तुमको क्या लेना देना है, हम अगली साल ये वाला चित्र बनाए रहे होंगे ऐसे करके, बीच में से चिन्ह खींच दिए रहे होंगे, एक तक इधर स्मूथ लिख दिए होंगे, रफ लिख दिए होंगे। चित्रवा याद है, याद है चित्रवा। डीएनए बन गया। बाबू ये चुटकी, तोरा में प्रोटीन की कमी है बेटा, तोरा में प्रोटीन की कमी है, तू ठेमरा गई है, तेरे में नहीं ये काम ना कर रहा है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से तो मिल रहा है कि तुम सेंट्रोसोम को कि तुम बढ़ाओ, दो कोशिका विभाजन, हड्डियों में कोशिका विभाजन दो ताकि लंबैया बढ़े हैं, ये सुन ही नहीं रहा है क्योंकि इसमें राइबोसोम की कमी हो गई है। चलिए दो तरह से इधर देखिए, 80 इयर्स और 70 इयर्स, दो तरह के राइबोसोम। शांत रहिए, शांत, पंखा चालू करके कुछ नहीं करेंगे बाबू, पढ़ाई करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए, दो तरह के राइबोसोम, कितने तरह के राइबोसोम, दो, एक तो 80 इयर्स और दूसरा 70 इयर्स। कहेंगे सर जी है क्या, एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट, भारी है कि हल्का, भारी है कि, अच्छा जिसका अंक बड़ा वो भारी होगा और जिसका अंक छोटा वो क्या है, हल्का। जिसका, अच्छा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बाबू, एक तो भुलाई गए लिखना, नाम है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट, सुमित हो सकता है, सुमित हो सकता है, बस सुमित खोज किसने की थी, गीला गोबर और गोबर पाथा हुआ, गोबर कंडी, उपले का। ये डिसाइड करें कौन सा उपला बेस्ट है, खोजकर्ता का नाम सुमित कुमार, बेस्ट उपला। अरे 3,997 रुपया का 6 गो उपला था, मीशो पे नहीं था, अमेजोन पे देखे थे, ब्रांडेड था, जिसकी खोज सुमित ने की थी, ब्रांडेड उपले। चलिए, केंद्रक की खोज किसने की थी बाबू, रॉबर्ट ब्राउन। दो लोग थे, एक तो रॉबर्ट हुक और दूसरा रॉबर्ट ब्राउन। ज्यादातर फल में देखेंगे ना तो बियावा भूअर कलर का होगा, ज्यादातर फलों में क्या देखेंगे, बिया ब्राउन कलर की, अमो में उज्जर, अंदरवा का तोड़ेंगे कोई लिया भूअर निकलेगा। का चाहत हो, का चाहत हो तू, हम करिए कदे ऐसा ना, लोग ना बड़े होकर बर्फ बेचेंगे। दिन भर में 15 को बेचेंगे, दिन भर में 15 को बेचेंगे, कितना कर रुपया फायदा, 300 रुपया। हाँ हिसाब किताब लगा बेटा, ऐसे लोग बर्फ बेचेंगे। क्यों लगाए। चलिए आइए, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन से याद रखेंगे भोरा, ब्राउन से क्या रखेंगे, भोरा। भोरा ने किसकी खोज की थी, अरे हुक की बात आएगी तो कहेंगे हुक से निकालने वाली बात कर रहे थे, तो किसने किसकी, कोशिका की। लेकिन ये ब्राउन भोरा किसकी खोज की थी, केंद्रक की। किसकी खोज की थी, केंद्रक। हमारे पास क्या चीज था, 80 और 70, यह भारी था और यह क्या था, हल्का। अच्छा एक बात बताइए,
भारी जिसमें प्रोटीन होगा वो बड़े जीवों में पाया जाएगा, और जो हल्का होगा वो किस में पाया जाएगा, छोटे जीवों में। अच्छा, हम लोगों में और बकरियों में तुलना किया तो बकरी छोटी होती है, तो बकरियों में कौन सा पाया जाएगा, 80s की 70s? जितने भी जीव होंगे जिन्हें नग्न आंखों से देखा जाएगा उस सब में कौन सा पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा? बकरी से मतलब नहीं है, बकरी भी जीव में आता है, जंतु में, और हम लोग भी किसमें आते हैं, जंतु में। तो जितनी चीजों को देखेंगे बाबू आंखों से देख सकते हैं वो सजीव हो, उसमें सब में कौन सा पाया जाता है, 80s। एक कोशिकीय जीव में कौन सा पाया जाता है, 70। बैक्टीरिया में, वायरस में, सारी चीजों में कौन सा पाया जाता है, 70। बात समझ में आई क्या? इसमें लिखेंगे जीव तथा जंतु, मतलब बहुकोशिकीय। जैक्स बेटा, बहुकोशिकीय। और यह लगभग बैक्टीरिया जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, मतलब छोटे जीव। इसको ज्यादातर लिख देते हैं एक कोशिकीय, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर कहेगा। ठीक है, तो क्या लग गया है, पता चल गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ वाले में क्या बना था, राइबोसोम, किसका निर्माण कर रहा था, प्रोटीन का। कैसा, क्या बोला जाता था, प्रोटीन की थैली। कैसा प्रोटीन पाया जाता था, 80s और 70s। 80s किसमें पाया जाता था, बहुकोशिकीय, जिसको नग्न आंखों से क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता था। और यह किसमें पाया जाता, 70s, एक कोशिकीय, या फिर जिसे नग्न आंखों से न देखा जा सके। क्या बात समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत है? तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई क्या? आगे चले बाबू, आइए। लाइसोसोम भी हमने पढ़ लिया, केंद्रक भी हमने पढ़ लिया, बचा क्या है हमारे पास? आ? चलिए एक और चीज बनाते हैं ना मेरे बच्चों। एक हमको बात बताइए, कोशिका एक जगह रहेगा तो काम चलेगा, उसको तो चलना चाहिए, चलना चाहिए। एक तरह का मेरे बच्चों ना कोशिका को गति कराने का काम करता है, जो हमारे पास पार्ट होता है जिसका नाम होता है सीलिया फ्लेजला। क्या होता है, सीलिया फ्लेजला। क्या नाम होता है उसका बाबू, सीलिया फ्लेजला, ठीक ना? क्या नाम है उसका, सीलिया फ्लेजला। कुछ इस तरह से रहता है, वो रमणवा वाला ढोलवा नहीं होता है, इसके ऊपर हम बरवा होता है, ऐसे ऐसे चलता है। कहते हैं जो रेंग देगा तो फूका पड़ जाता है, कुछ नहीं पड़ता है फूका। हम तो 2-3 बार रेंगवाए थे इसे, ना पड़ा था। गर्दनों में खाली पड़ता है जब रेंगता है तो। समझ में आई बात? इसका क्या नाम है, सीलिया फ्लेजला। इसका काम क्या है बाबू, कोशिका को गति देना। कोशिका को क्या देना, गति प्रदान करना। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। क्या कोशिका के बारे में और कुछ जानने की जरूरत है हमें? और बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें इतना ही जानने की क्या है जरूरत। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, सेल डिवीजन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए न्यूक्लियस कर रहे हैं, सेंट्रोसोम। कौन उत्तरदायी होता है सेल डिवीजन के लिए, कौन उत्तरदायी होता है, सेंट्रोसोम। मेरे बच्चों एक बात याद रखिए, सबसे कम सेल डिवीजन किसमें होता है, ब्रेन में। सबसे ज्यादा पेटोटयान भागों में ना,
देखिए ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, अर्थात ब्रेन में अगर अंदर चोट लग गई हड्डी के नीचे तो लगभग मरना है पॉसिबल है, लगभग मर जाना पॉसिबल है। देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है ना कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। आप पैदा हो गए तो आप किसकी अमानत है? सरकार की। आप अपने मर्जी से मर नहीं सकते, जी सकते हैं, अपने मर्जी से मर नहीं सकते। आत्महत्या करने गए और गलती से बच गए, ले जाएगा बड़ी मार मारेगा। गलती सुसाइड करने गए अब बच गए, पुलिस उठाएगी लेकर जाएगी, बड़ी कुटान कुटेगी, मर बे चल मर। इसीलिए मेरे बच्चों गाड़ी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा हेलमेट लगाना क्या होता है? अनिवार्य। पेटे में 10 गए छोड़, निकाल के जाके ऑपरेशन करके सही कर देगा। गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया, कोनो दिक्कत नहीं है। ब्रेन में चोट लगेगी आदमी क्या हो सकता है? मर सकता है। समझ में आई बातें? इसलिए सीट बेल्ट तथा हेलमेट लगाना एक कानूनन तरह से एक नियम बनाया गया है, ताकि आपको सरकार क्या रख सके? जिंदा रख सके। कभी ना कभी आप उपभोग करेंगे सरकार के लिए। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। जो चीजें राष्ट्रीय हक में नहीं होगी या बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए होगी, समझ में आई बातें? उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके लिए किसी का कोई दोष नहीं है, न किसी को हम टारगेट कर रहे हैं। आइए, तो हमारे पास, इसीलिए मेरे बच्चों हमें कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम तो उत्तरदायी है, लेकिन कहने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। मदद कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम। गोल्जी बॉडी क्या करता है? कोशिका में ऊर्जा का परिवहन। उसके बाद वैक्यूल्स क्या करता है? पानी का स्टोरेज। इतनी सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई हो। क्या हमने रिवीजन करना है? आप लोग घर पे जाके एक रूल्स अपनाइएगा 147 का। यह रूल्स है एजुकेशन का। पहला दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको 4 दिन बाद रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर 7वें दिन क्या करिए? रिवीजन। रूल्स है 147 का। पहला दिन अगर आज पढ़ रहे हैं तो 4 दिन बाद उसको फिर से दोहराइए, ठीक है? और उसके बाद फिर 7वें दिन दोहराइए। आपको चीजें नहीं भूलेगी, समझ में आई? इसलिए हम डेली आपको पढ़ाते हैं तो पहले पिछली चीज रिवीजन करा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना? पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है वो चीजें रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं। अब हमारे पास आज कोशिका के सारे चैप्टर, सारी चीजें क्या हो गई? खत्म। अब आगे हमें क्या पढ़ना है बायोलॉजी के अगले क्लास में तय करेंगे हम, ठीक ना? कोशिका के बाद कौन सा चैप्टर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ लिया है। अब क्या हम लोग ऊतक पढ़ेंगे? बिल्कुल ऊतक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोशिका जब हमने पढ़ लिया है तो कोशिका के संग्रह से या कोशिका के जुड़ने से क्या बनता है? ऊतक। तब हम पढ़ेंगे ऊतक। ऊतक में जितने भी ऊतक आएंगे हम उसको देखेंगे, ठीक ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। तब तक के लिए और कुछ नहीं, तब तक के लिए वीडियो मत देखिए उल्टा सीधा, है ना? जो चीजें फ्री में मिल रही है उसका फ्री में अच्छा उपयोग करिए। कुछ लोग कहते हैं मंगनी बैल का दांत नहीं गिनना चाहिए। दांत गिनने की क्या जरूरत है? काम लो, काम खत्म करो, है कि नहीं? एंजॉय करिए।